हेलो एवरीवन, दिस इज मुर्तज़ा ज़कायत फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। और आज हम बात करेंगे कैप 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के सब्जेक्ट के हवाले से। देखिए, एग्जाम से इस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर ज़्यादातर स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि सर हमें FAR2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, या हम FAR2 के कौन से टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं कि हमारा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए और हम एग्जाम को ईजिली मैनेज कर लें। या फिर रिमेनिंग स्टूडेंट्स का ये क्यूरी होती है कि सर जो भी हमारे पास ये रिमेनिंग टाइम रहता है, 20-22 दिन रहते हैं एग्जाम से पहले, इस रिमेनिंग टाइम में अपने इस कैप 5 के सब्जेक्ट को, FAR2 के सब्जेक्ट को किस तरह से प्लान करना चाहिए, किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कैप 5 की बात करूं या किसी भी और सब्जेक्ट की बात करूं, मेरे ख्याल है कि CA का करिकुलम और CA का जो एग्जाम पैटर्न है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर सकें। रीजन बीइंग कि अगर आप कैप 5 का ही पिछली 7-8 अटेम्प्ट का पास पेपर एनालिसिस देखें कि कौन सी अटेम्प्ट में कौन सा टॉपिक कितने मार्क का टेस्ट किया गया है, तो हमारे पास FAR2 में कोई 13-14 टॉपिक्स हैं और 8 से 9 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब 13-14 टॉपिक्स है, वो 8 से 9 सवाल पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास अच्छा मार्जिन है कि वो 80-90% टॉपिक्स तो आपके एग्जाम में टेस्ट कर ही लेता है किसी न किसी वे में। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर कोई स्पेसिफिक आउटराइटली सवाल ना भी पूछा जाए तो उस पर वो 3-4 मार्क के या 3-4 MCQ टेस्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पिछली 7-8 अटेम्प्ट को देखूं तो आप देखेंगे कि हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई टॉपिक पूछा ही गया है। जिन टॉपिक्स के आगे आपको 0 नंबर नजर आ रहा है, वो टॉपिक भी कहीं ना कहीं MCQs में या किसी और सवाल के साथ, किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिलकर टेस्ट कर लिया गया होगा। तो हरगिज इस तरह से प्रिपरेशन मत कीजिएगा, इस तरह की प्लानिंग मत कीजिएगा कि आप किसी टॉपिक को बिल्कुल आउटराइटली छोड़ दें, किसी टॉपिक को बिल्कुल आउटराइटली कवर ही ना करें। रीजन बीइंग कि कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, एग्जामिनर किसी भी एरिया से कितनी भी वेटेज का, कितने भी मार्क का सवाल आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के ग्रेड ए में हमारे पास IS1 और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एरिया है और कंसोलिडेशन का एरिया है। कंसोलिडेशन तो आपके एग्जाम का एक मैंडेटरी सवाल है। पिछली 8-10 अटेम्प्ट को देखो तो हर अटेम्प्ट में ही हमसे कंसोलिडेशन टेस्ट किया गया है, तो कंसोलिडेशन को तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा हमारे पास रह गया ग्रेड ए में IS1 और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब पिछली 4 अटेम्प्ट में इससे भी 6-7 मार्क की वेटेज का सवाल टेस्ट किया गया है, और इसके लिए कोई आपने बहुत ज्यादा नया कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी कवर करना है। IS1 और कॉन्सेप्चुअल ये रिपोर्टिंग के एरिया में हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट देखने हैं। हमने ये देखना है कि IS1 के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के रेलेवेंट शेड्यूल के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का क्या फॉर्मेट है, उसके फॉर्मेट से थोड़ा बहुत खुद को फैमिलाइज करना है, क्योंकि इस सवाल में जो भी एडजस्टमेंट पूछी जाएगी वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड के साथ लिंक्ड होगी, जो आप किसी और स्टैंडर्ड की नॉलेज की बेसिस पे कवर करोगे। बस उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है उसका एक फॉर्मेट है जो कि हमें IS1 और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एरिया प्रोवाइड करता है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ग्रेड बी पे। ग्रेड बी में हमारे पास IFRS 9, IAS 38, IAS 41 और IFRS 16 है। अब IFRS 16 को अगर देखो तो पिछली 7-8 अटेम्प्ट से रेगुलरली टेस्ट कर रहा है, यानी कि अगेन रिस्क नहीं लेना चाहिए कि इस अटेम्प्ट में नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है, वो एक अटेम्प्ट और कंटिन्यू कर सकता है। IAS 41 ऐसा है जो कि पिछली 5-6 अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं किया गया। अब 5-6 अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं किया गया, इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई अगर पिछली 5-6 अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं किया गया और उससे पहले यहाँ 8-8 मार्क की वेटेज पे टेस्ट किया गया था, तो इसका मतलब है कि अब कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर इसको दोबारा से टेस्ट कर सकता है। और अगेन ये पिछली 5-6 अटेम्प्ट में अगर आपको IAS 41 के ऊपर कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब ये नहीं कि IAS 41 टेस्ट ही नहीं हुआ था, IAS 41 MCQs में टेस्ट हो गया था। फिर हम बात करें IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स की। सर ऑल्टरनेटिवली भी अगर हम चलें तो सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पूछा गया, इससे पहले 4 अटेम्प्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है। लास्ट अटेम्प्ट में IAS 38 पूछा गया है, इससे पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन इससे पिछले 3-4-5 अटेम्प्ट में IAS 38 पूछा गया है। तो अगेन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट में मार्क करवा सकता हूँ कि IFRS 9 स्किप कर दो, IAS 38 का स्किप कर दो। दोनों में से दोनों ही चीजें या कोई एक चीज वो लाजमी टेस्ट कर सकता है। फिर ग्रेड सी पे आते हैं, तो ग्रेड सी पे हमारे पास IAS 1087 है, IAS 12 इनकम टैक्सेस है, IAS 21 इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, IFRS 15 रेवेन्यू है और कोड ऑफ एथिक्स का एरिया है। अगेन यहां भी अगर हम देखें तो 1037 हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है, IAS 12 इनकम टैक्सेस हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है, IFRS 15 जब से आपके कोर्स का पार्ट बनाया गया हर अटेम्प्ट में ही टेस्ट हो रहा है। तो अगेन इन 3 टॉपिक्स को तो छोड़ने का सवाल ही ग्रेड नहीं होता। IAS 21, IFRS 8 और कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, काफी 8-10 अटेम्प्ट से इसके ऊपर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। MCQs बेस्ड MCQs में या किसी और सवाल के तो साथ पूछा गया, लेकिन कोई सेपरेट सवाल नहीं पूछा गया। तो इस वजह से ये टॉपिक्स भी दोबारा से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है IAS 21 पे कोई सेपरेट सवाल आ जाए, हो सकता है IFRS 8 पे कोई सेपरेट सवाल आ जाए। और फिर लास्ट तो आपके पास MCQs हैं, MCQs तो आपके पास कोर्स से आ ही रहे होते हैं, तो हमने सब कुछ ही कवर करना है। तो इन सारे डिस्कशन में बताना ये चाह रहा हूं कि कैप 5 या CA का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स के बारे से, ऑल्दो बाकी टीचर्स ही ज्यादा बेहतर एक्सपर्टीज रखते हैं, वो इस पर ज्यादा अच्छा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर एटलीस्ट मैं कैप 5 की सब बात करूं तो मेरा ख्याल है कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकते हो कि कम इंपॉर्टेंट है या
इसको छोड़कर जाना चाहिए। एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगर खुदा ना खास्ता आपने एक आधा टॉपिक छोड़ दिया और उस टॉपिक से कोई आसान सवाल आ गया तो इसका मतलब है कि अब आपको रिमेनिंग मुश्किल सवालों से पासिंग मार्क्स सिक्योर करने होंगे। हाँ, ये जरूर कर लें कि कंसोलिडेशन, IFRS 15, डेफर्ड टैक्स, IAS 97 हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं। बाकी सब्जेक्ट, बाकी टॉपिक जो कि ऑल्टरनेटिवली टेस्ट होते हैं उनको थोड़ा कम टाइम दें, लेकिन कवरेज आपने 100% करके जानी है। फिर सवाल ये क्रिएट होता है कि सर इस रिमेनिंग टाइम में इन सारे टॉपिक्स को हम किस तरह से कवर करें, किस तरह से रिवाइज करें, हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब तक आपने सारे कैप 5 के लेक्चर्स को कवर कर लिया होगा। अगर कुछ लेक्चर्स रहते हैं तो कोशिश करें अगले 2 से 3 दिन में लेक्चर्स को अपना कंप्लीट करें। वंस आपने सारे लेक्चर्स कवर कर लिए, उनके रीजनेबल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर कर लिए, अब जो रिमेनिंग आपके पास 20-22 दिन रह गए, इसमें हरगिज़ आपने लेक्चर्स को दोबारा से कवर नहीं करना, इसमें हरगिज़ आपने लेक्चर्स को दोबारा से नहीं देखना, इसमें हरगिज़ आप हर टॉपिक के 50-50 सवाल भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। आपने सिंपली ये करना है कि हर टॉपिक के 4 से 5 बेंचमार्क सवाल को आइडेंटिफाई करना है और उन बेंचमार्क सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अगेन, बेंचमार्क सवाल डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक साइज इंक्रीज से डिक्रीज हो सकता है। किसी टॉपिक में बेंचमार्क सवाल 3 होंगे, किसी टॉपिक में बेंचमार्क सवाल 8 होंगे, लेकिन हर टॉपिक के 2, 4, 5, 8 सवाल आपने ऐसा बेंचमार्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं को आपने सॉल्व करना है ताकि रिवीजन प्रॉपर हो सके, सारे टॉपिक्स को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लें। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, जो भी आपके पास ट्यूटर के नोट्स, प्रेजेंटेशंस या थ्योरी है वहां से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। हर टॉपिक के 5-6 आपने बेंचमार्क सवाल सॉल्व कर लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करूं, 3 से 4 कंसोलिडेटेड पीएनएल के सवाल कर लो, 3 से 4 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के सवाल कर लो, बस काफी है। 20-20 सवाल कंसोलिडेशन पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। IAS 1 के 3-4 सवाल सॉल्व कर लिए, IFRS 15 के 5 सवाल सॉल्व कर लिए, IAS 12 के 5 सवाल सॉल्व कर लिए। हर टॉपिक के 4-5 अगर आप बेंचमार्क सवाल सॉल्व करते हो, आपका ओवरऑल सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए, आपका ओवरऑल सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। टाइम रहता है मजीद प्रैक्टिस कर लेना, टाइम नहीं रहता, अगर हर टॉपिक के 4-5 आपने बेंचमार्क सवाल सॉल्व कर लिए, इंशाल्लाह एग्जाम में 100 मार्क्स आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 मार्क्स आप बिल्कुल एक्यूरेट अटेम्प्ट करोगे या 100 में से 100 मार्क्स हासिल कर लोगे, लेकिन जब आप 100 मार्क्स रीजनेबल अटेम्प्ट करोगे तो बआसानी आप मोर देन 50 मार्क्स सिक्योर करके इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। तो आई होप कि अब तक हमारी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी। आई होप कि जो रिमेनिंग टाइम है इसमें आपने अपनी मोटिवेशन, अपनी कंसिस्टेंसी लूज नहीं करनी है। बस आखिरी 20-22 दिन है, इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लें। जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनको भी अच्छा से रिवाइज कर लें, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 5-5 घंटे डेली बेसिस पे दोनों सब्जेक्ट्स को दें। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहे हैं तो कोशिश करें 3-3.5 घंटे पर सब्जेक्ट हर दिन एक सब्जेक्ट को कवर करना है। अगर आप 4 सब्जेक्ट की तरफ हैं तो कोशिश करें कि आपको 10 से 11 घंटे पढ़ाई मैनेज करनी है। हर सब्जेक्ट को 2.5-3 घंटे का टाइम दें ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलें। हरगिज ये ना कीजिएगा कि पहले एक हफ्ते एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, फिर अगले हफ्ते दूसरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है। मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होगा। 2, 3, 4 जितने भी सब्जेक्ट दे रहे हो, हर दिन उन सारे सब्जेक्ट्स को आपने प्रॉपर्ली रिवाइज, प्रॉपर्ली मैनेज करना है। तो आई होप कि ये गुफ्तगू आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।